तेजस्वी की जगह लालू प्रसाद के झंडा फहराने पर सवाल क्यों है? जिन्ना वाली मानसिकता को भी आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझाएंगे कि तेजस्वी की जगह लालू प्रसाद के झंडा फहराने पर सवाल क्यों उठ गया। इसके बाद जिन्ना वाली मानसिकता को भी समझाएंगे और एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता को भी समझाएंगे। और नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कितनों का होगा डीएनए टेस्ट, इसकी कहानी भी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडा नहीं फहराया। तेजस्वी की जगह पर लालू प्रसाद ने एक पोलो रोड पर जाकर तिरंगा फहराया है। लालू प्रसाद ने तिरंगे को सलामी दी और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद खबर तो समझिए। बिहार की राजधानी पटना का एक पोलो रोड, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास। सुबह सुबह गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के लिए जो हाथ बढ़े वो तेजस्वी यादव की जगह लालू प्रसाद यादव के थे। तेजस्वी की जगह लालू प्रसाद ने एक पोलो रोड पर तिरंगा फहराया, तिरंगे को सलामी दी। तेजस्वी यादव इस मौके पर दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आए। अब विरोधी इस पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी जी, तिरंगा से आपको लगता है नफरत है। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी ने गणतंत्र दिवस पर भी अपना दायित्व नहीं निभाया। सवाल साफ है, तेजस्वी यादव को गणतंत्र दिवस से परहेज है या जिम्मेदारी से डर? तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडा क्यों नहीं फहराया, इसका जवाब आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीधे तो नहीं दिया। हाँ, उल्टा बीजेपी से सवाल जरूर पूछ लिए। बात का जवाब देना चाहिए कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में 55 वर्षों तक आजादी के बाद झंडोत्तोलन क्यों नहीं किया गया, तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। ये अलग बात है कि विरोधी तो विरोधी, कांग्रेस के नेता भी तेजस्वी यादव को अपनी जिम्मेवारी निभाने और संविधान का सम्मान करने की सलाह दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये कतई उचित नहीं है। अब तक विरोधी सवाल पूछ रही थी कि चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा सत्र से तेजस्वी यादव क्यों गायब रहे। अब ये पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन क्यों नहीं किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, जगह जगह पर ध्वजारोहण किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव जब झंडा फहराने के लिए नहीं पहुंचे तो सवाल पूछा गया कि आखिर तेजस्वी कहां हैं? आखिर तेजस्वी की जगह पर लालू प्रसाद को क्यों पहुंचना पड़ा? और सियासत इस पर जमकर शुरू हुई। सवाल भी पूछे गए कि तेजस्वी की जगह लालू के झंडा फहराने पर ये जो सवाल उठे हैं उसका जवाब कौन देगा। तो चलिए अब खबर को विस्तार से समझाते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव का आवास है एक पोलो रोड और एक पोलो रोड पर तिरंगा फहराया गया। मतलब नेता प्रतिपक्ष की एक पोलो रोड जो कि अलॉट उनको है, उस एक पोलो रोड पर लालू प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया। तेजस्वी यादव झंडा फहराते समय नहीं दिखे, जिसको लेकर सवाल और विवाद दोनों उठे। तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि 25 जनवरी को तेजस्वी आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से उनको दी जाती है और 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं दिखते हैं, तो सवाल उठना भी लाजमी है। अब विरोधी क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। विरोधी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहां हैं? तेजस्वी यादव संवैधानिक पद का दायित्व नहीं निभा रहे। नेता प्रतिपक्ष होते हुए विधानसभा के सत्र से गायब रहे। अब गणतंत्र दिवस का मौका था तो ध्वजारोहण करने के लिए नहीं पहुंचे। एक पोलो रोड आवास पर तेजस्वी ने झंडा नहीं फहराया, जिसको लेकर एनडीए की तरफ से कई सवाल पूछे गए और साथ ही ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और शायद यही वजह थी कि गणतंत्र दिवस को भी गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया। तेजस्वी की जगह पर लालू यादव ने झंडा फहराया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। तेजस्वी की जगह लालू ने क्यों झंडा फहराया, अब ये भी समझिए। देखिए, झंडोत्तोलन के समय तेजस्वी यादव क्यों नहीं थे, ये सवाल उठा। झंडा फहराने पर सियासत या फिर कोई खास संदेश देने की कोशिश की गई है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और अब बात गणतंत्र दिवस पर लगे ऐसे नारे की जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। सुपौल में गणतंत्र दिवस पर एक मुस्लिम शिक्षक
मंसूर आलम ने बच्चों से जिन्ना अमर रहे के नारे लगवा दिए। विवादित नारे के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई। पुलिस ने शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिन्नावादी मानसिकता का आखिर इलाज क्या है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सुना आपने, गणतंत्र दिवस पर मिस्टर जिन्ना अमर रहे के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सुपौल के अभुवार हाई स्कूल की, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन हो रहा है। स्कूल के फील्ड में बच्चे जुटे हुए हैं, बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं। बच्चे पूरे जोश में अमर रहे बोल रहे हैं। इस बीच मिस्टर जिन्ना अमर रहे के नारे सुनाई देते हैं। शिक्षक मंसूर आलम को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना इतने पसंद हैं कि उसने गणतंत्र दिवस पर महात्मा गांधी और भगत सिंह के साथ मिस्टर जिन्ना अमर रहे के नारे लगवा दिए। अब आप भी सुनिए मोहम्मद मंसूर आलम बच्चों को कैसे नारे लगवा रहे हैं। आलम से की कल के पाकिस्तान में जन्नत है। पाकिस्तान में जन्नत है कल के बता अभी पाकिस्तान में जन्नत है। अभी पुलिस ने शिक्षक मंसूर आलम को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गणतंत्र दिवस पर मिस्टर जिन्ना अमर रहे के नारे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मंसूर आलम जैसे शिक्षकों की जिन्नावादी मानसिकता का इलाज क्या है? न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखने के बाद आप समझ गए होंगे, बैकग्राउंड की आवाज भी आपने सुनी और आप समझ गए होंगे कि ये जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं भारत में पनपाने की कोशिश हर बार की जाती है। ऐसे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे जो रहते भारत में हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, और यही मानसिकता जिसको लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, जिन्ना मानसिकता को विस्तार से आपको समझाते हैं। भारत में आप रहते हैं और सोच पाकिस्तान वाली, और इनके लिए राष्ट्र से पहले धर्म है, देश के कानून से ऊपर मजहबी पहचान इनकी है। मुख्य धारा से अलग अपनी पहचान का दावा करते हैं, और यही वजह है कि हर बार सवाल इनके मानसिकता पर उठाए जाते हैं। विभाजनकारी नीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अलगाववादी सोच और इसके साथ ही कट्टरपंथी सोच को समर्थन देने वाले ये लोग समझ आते हैं। जिन्ना मानते थे कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कौम है। अब जिन्ना क्या मानते थे, क्या वो कहते थे, क्या बिलीव उनके थे, वो हम आपको बता रहे हैं। जिन्ना कहते थे कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कौम है, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और ये मानसिकता भारत में रहने वाले कुछ लोगों की आज भी दिखाई देती है। और ये कितना खतरनाक है ये भी समझ लीजिए। दो राष्ट्र मानसिकता ने देश को बांट दिया। आज भी ऐसी सोच वाले कुछ लोग यहीं पर रहते हैं। धर्म आधारित पहचान के आधार पर समाज को वो देखते हैं। देश की एकता और धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ये चुनौती पैदा करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर दिखाते हैं जो कि कई गंभीर सवाल बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठा रहे हैं। मोतिहारी से ये खबर है, जहां देर रात घर के अंदर सो रही एक ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड अटैक हो जाता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल है कि क्या बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र से आई ये तस्वीर सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि एक बेटी के टूटे सपनों की कहानी कहती है। रात का वक्त घर के अंदर मां के साथ चैन की नींद सो रही ग्रेजुएशन की छात्रा अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है, लाइट बंद करता है और पलक झपकते ही युवती के चेहरे पर तेजाब उड़ेल देता है। तेज जलन, असहनीय दर्द और एक बेटी की चीख सुनकर मां की आंख खुलती है, लेकिन तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका था। बेटी को तड़पता देख मां घबरा जाती है और बिना किसी को बताए उसे तुरंत मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम ले जाती है। डॉक्टर के मुताबिक युवती की हालत गंभीर है, लेकिन फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अचानक से दोनों कमारी खोलकर लाइट ऑफ कर
दिया। अच्छा, उसके बाद क्या आपको? जब हम उठे तो मम्मी को उठाया, तो भाई को उठाया, तो उधर गया, तब तक गायब था। कौन था उसको नहीं पहचाने? नहीं। उसको पहले से नहीं जानती थी? कितने बजे आपका घटना है आपका? 11 बजे के करीब। पीड़िता ने अपने ही परिवार से जुड़े एक युवक प्रियांशु पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार मैसेज कर जबरन बातचीत का दबाव बना रहा था। जब उसने साफ इनकार किया और दूरी बना ली तो इसी इनकार की सजा उसे एसिड अटैक के रूप में मिली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी दिखाई और आरोपी प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि क्या ना कहना बना जुर्म? क्या अब घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं? क्योंकि हाल ही के दिनों में बिहार में एसिड अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बेटियों को पढ़ाने से ज्यादा उनको बचाने पर जोर देने वाली मानसिकता समझ आती है। एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता क्या होती है, इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे। और इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि एसिड फेंकने वाली आखिर मानसिकता होती क्या है। एसिड फेंकने वाली मानसिकता को समझने से पहले कुछ आंकड़े को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आंकड़ों को समझाएंगे और तभी मानसिकता आप समझ पाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में एसिड अटैक में सबसे ज्यादा पीड़ित 80% लड़कियां या महिलाएं होती हैं। यह आंकड़ा है ASTI यानी कि एसिड सर्वाइवल ट्रस्ट इंटरनेशनल का, और ये आंकड़ा ये बताता है कि टारगेट किया जाता है महिलाओं को। ASTI का आंकड़ा बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड अटैक ब्रिटेन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत है, और ये हैरान करने वाला है। और सिर्फ एक साल यानी कि 2021 की बात करें तो NCRB के आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार 102 मामले एसिड अटैक के रिकॉर्ड किए गए, जबकि 48 मामले एसिड अटैक की कोशिश के हैं। इसमें पीड़िता की जान बच गई, लेकिन कई मामलों में पीड़िता की जान भी चली गई। हालांकि एसिड अटैक पर एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल यानी कि ASTI मानता है कि भारत में हर साल 1000 से ज्यादा मामले एसिड अटैक के आते हैं और 76% मामलों में आरोपी पीड़िता के पहचान का होता है। जैसे कि मोतिहारी वाले मामले में भी कहा जा रहा है कि दूर के रिश्तेदार का ये व्यक्ति था जिसने महिला को बात करने के लिए मजबूर किया और उसके बाद एसिड अटैक कर दिया। 5 साल यानी कि 2017 से लेकर 2021 के आंकड़े आपको और हैरान कर देंगे। और इस पर नजर डालें तो 636 एसिड अटैक हुए, जिसकी चपेट में 656 पीड़िताएं आई। और ये जो आंकड़ा है ये आपको बताता है कि लोग कैसे महिलाओं को मजबूर करते हैं पहले, और जब वो नहीं मानती हैं तो उन पर एसिड फेंक देते हैं। अब एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता को आपको समझाने जा रहे हैं। क्यों आखिर किया जाता है एसिड अटैक? ना बोलने पर बदला लेने के लिए पितृसत्तात्मक घमंड कानूनी सुस्ती का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता को समझिए। अहंकार में डूबी पुरुष प्रधान वर्चस्व वाली ये सोच है, जहां पर एक पुरुष को लगता है कि अगर स्त्री नहीं मानती है तो तरीका फिर क्या हो सकता है, उसकी खूबसूरती खराब कर देना। मानसिक रूप से बीमार मानसिकता का यह परिणाम होता है। हताशा और नियंत्रण की इच्छा से पैदा हुई हिंसा है ये। जीवन भर के लिए अपंग बना देने वाली ये सोच है पुरुषों की। और चलिए अब बात नीट की छात्रा की करेंगे। और नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में देखिए FSL की टीम ने मां, पिता, भाई समेत 5 घरवालों के DNA सैंपल ले लिए हैं। SIT ने घरवालों और आरोपियों सहित 15 लोगों की सूची भी तैयार की है जिनका DNA सैंपल लिया जाना है। और इस जांच के बीच मृतका के घर वालों ने DGP से 8 मांगे भी उठा दी हैं। ये क्या मांगे हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत को 15 दिन हो गए। अब तक केस का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जांच में तेजी दिख रही है। SIT की टीम ने DNA टेस्ट के लिए 15 लोगों की सूची तैयार की है, जिसमें से 5 घर वालों, मृतक की मां, पिता, भाई और मामा का DNA सैंपल ले लिया। अब बारी है आरोपियों का सैंपल लेने की।
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डीएनए सैंपल के लिए जो है जांच के लिए सैंपल जो है वो लिए। रविवार को खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने डीजीपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ केस की समीक्षा की। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की बात सामने आ चुकी है। डीएनए सैंपल तक जुटाए जा रहे हैं। देखना होगा कि गुनहगार के चेहरे से नकाब कब उठता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, नीट की छात्रा मौत मामले में लगातार जांच हो रही है और एफएसएल की टीम की तरफ से डीएनए सैंपल लिए गए हैं। परिवार के लोगों के डीएनए सैंपल हैं, जिसमें माता, पिता, भाई और 2 मामा बताए जा रहे हैं जिनका डीएनए सैंपल लिया गया है। लेकिन 15 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा और इसको मैच किया जाएगा। लगातार इस मामले में तेजी से अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है और एफएसएल की रिपोर्ट, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है एफएसएल की भी कि कैसे इस मामले को खोला जाए परत दर परत। और नीट की छात्रा संवेदना की मौत का जो मामला है, इसमें देखिए जब जांच आगे बढ़ रही है तो घर वालों ने भी डीजीपी से कुछ मांगे रख दी हैं। 8 मांगे बताई जा रही हैं कि घर वालों की तरफ से रखी गई हैं। एक एक करके सभी मांग आपको समझाते हैं। पहली मांग क्या है ये देख लीजिए। 5 से 6 जनवरी तक के जो सीसीटीवी फुटेज वो एफएसएल जांच में आ जाए, यानी कि एफएसएल की जांच के दायरे में लाई जाए। हॉस्टल और मेस पंची के मुताबिक मौजूद छात्राओं का विवरण दिया जाए कि वहां पर उस दिन कौन कौन हॉस्टल में था या मेस में कौन कौन था, उसकी जानकारी दी जाए। छात्रों के बयान, उनके मोबाइल की सीडीआर की जांच हो। लगातार माता पिता ये कह रहे हैं कि छात्राओं के बयान जो वहां पर रह रही थी, उस बच्ची के साथ उस दिन थी, उनके मोबाइल की सीडीआर की जांच हो, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जाएं और उसको गंभीरता से लिया जाए। अब चौथी मांग क्या है ये देखिए। मनीष रंजन के पिछले दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। 5वीं मांग क्या है ये भी आपको दिखा रहे हैं। हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल के मोबाइल की सीडीआर की जांच होनी चाहिए। नीलम अग्रवाल की भूमिका संदिग्ध बताई गई और परिजनों का कहना है क्योंकि वो हॉस्टल चलाती हैं तो ऐसे में उनके मोबाइल की सीडीआर की जांच होनी चाहिए ताकि ये राज और खुल सके। आसपास की गली और सड़कों के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जाए और उसकी भी जांच की जाए। 7वीं जो मांग है परिवार की, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर जया के मोबाइल की सीडीआर की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा देखिए 8वीं जो मांग है, चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ यानी कि रोशनी कुमारी जिनको निलंबित कर दिया गया है, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि परिवार ये लगातार कह रहा था कि उनकी भूमिका संदिग्ध के घेरे में है, उनकी भूमिका सही नहीं थी और इस पूरे मामले को मोड़ने की उन्होंने कोशिश की। संवेदना की मौत मामले को समझने के लिए अब तक के घटनाक्रम को समझना भी बहुत जरूरी है, तो आइए ये भी समझ लेते हैं। ये पूरा मामला देखिए 5 जनवरी का है। नीट की छात्रा घर से हॉस्टल लौटती है। अब 6 जनवरी को क्या होता है, रात में खाना खाती है, अपने कमरे में वो चली जाती है। 7 जनवरी को 17 साल की छात्रा हॉस्टल में बेहोश पाई जाती है। 7 से 10 जनवरी के बीच इलाज के लिए हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है। 11 जनवरी इलाज के दौरान नीट की छात्रा की मौत हो जाती है। अब देखिए 12 जनवरी को पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं होती है और कुछ ऐसी ही थ्योरी पुलिस की तरफ से भी दी जाती है। 13 जनवरी को शव करगिल चौक पर रखकर परिजन हंगामा करते हैं और इस मामले को उठाया जाता है। 13 जनवरी को 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज होता है। 13 जनवरी को ही पटना में शंभू हॉस्टल पर पथराव किया जाता है और तोड़फोड़ की जाती है। अब 15 जनवरी को देखिए पटना पुलिस ने माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है बच्ची के साथ। जो पहले पुलिस ये कह रही थी कि नहीं हुआ है रेप, अब वो कह रही है कि यौन उत्पीड़न से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 16 जनवरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हो जाती है और 16 जनवरी को गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं। 16 जनवरी को डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन होता है जो कि इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। 17 जनवरी को पटना पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगता है और 18 जनवरी को रेप केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाने की बात कही जाती है। पिता कहते हैं, बच्ची के पिता कहते हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि केस को मैनेज कर लो। 20 जनवरी को एसआईटी की टीम फिर से हॉस्टल पहुंच जाती है। 21 जनवरी को एसआईटी की टीम ने जहानाबाद में 2 लड़कों से पूछताछ की, उनको हिरासत में लिया गया
और उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद देखिए एफएसएल की टीम साक्ष्य की जांच के लिए भागलपुर पहुंची और 22 जनवरी को क्या किसी नेता मंत्री का बेटा को बचा रही है पुलिस? पप्पू यादव ने यह बयान दे दिया, यानी कि राजनीति भी इस पर शुरू हो गई। 22 जनवरी को एसआईटी जांच में छात्रा के कमरे से एंटी डिप्रेशन की दवाएं पाई जाती हैं, सूत्र ये बताते हैं। और 24 जनवरी को डीजीपी से पीड़ित परिवार की 8 मांगे सामने आ जाती हैं। और 25 जनवरी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़े पुलिस अधिकारियों को तलब किया इस मामले की। उन्होंने पूरी समीक्षा और अपडेट भी ली। तलब किया गया पटना और वहां पर तमाम ऑफिसर्स पहुंचे और उन्होंने इस घटना में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट रहा है, कैसे ये जांच बढ़ी है, इसकी समीक्षा की गई। 26 जनवरी को एफएसएल की टीम ने डीएनए सैंपल के लिए 15 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें से 5 लोगों के डीएनए जांच के लिए सैंपल भी लिए जा चुके हैं। और अब सवाल है कि डीएनए जांच से कैसे खुलेगा राज, तो ये भी अब आपको समझाएंगे। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यौन हिंसा की पुष्टि हुई है, बायोलॉजिकल रिपोर्ट में स्पर्म पाए गए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा क्लू है कि बच्ची के साथ यौन हिंसा हुआ। बायोलॉजिकल रिपोर्ट में भी यौन हिंसा की बात सामने आ गई है। डीएनए जांच से मौत की वजह का खुलासा होगा। जो आरोपी हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा, लिस्टिंग हो चुकी है। पीड़िता के शरीर पर मिले डीएनए से मैच किया जाएगा और डीएनए मैच होते ही गुनाहगार बेनकाब हो जाएगा, सारे राज खुल जाएंगे, पता चल जाएगा कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ था। छात्रा की मौत का सच सबके सामने आ जाएगा और इसलिए डीएनए मिलान बहुत जरूरी है, जिस पर एफएसएल की टीम अब आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि मृतका के परिवार के 5 सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है और कहा जा रहा है कि 15 लोगों की लिस्टिंग हो चुकी है। बारी बारी से इन सभी का डीएनए सैंपल लिया जाएगा और जो सबूत मिले हैं उन सबूतों से उसका मिलान किया जाएगा।